डॉक्टर यान की लिखी हुई एक पुस्तक है अनलर्न्ड लैंग्वेज। इस बुक में आपको कैस्नोग्लासी से जुड़े हुए बहुत से केस मिल जाएंगे। एक्चुअली ये पुस्तक विशेषतया सिर्फ उन्हीं केस के विषय में लिखी गई है जो कैस्नोग्लासी से जुड़े हुए हैं। कैस्नोग्लासी वो अवस्था है जिसमें एक माध्यम या तो वो जैसे कि शारदा के और उत्तरा के केस में हुआ था, अचानक से स्वयं में ही उनमें परिवर्तन आ जाता था, और कुछ केस में ये सम्मोहन की अवस्था में हुआ है जिसमें व्यक्ति कोई अन्य भाषा बोलने लगता है। इस तरह के बहुत से केस हैं, कुछ एक का जिक्र मैं पिछली कड़ियों में कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं एक और केस का जिक्र करने जा रही हूँ जो कैस्नोग्लासी से जुड़ा हुआ है। कैरोल एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि 1954 में सम्मोहन का इस्तेमाल करते थे। अब जैसा कि हमें पता है कि साइकोलॉजी में सम्मोहन विद्या सिखाई जाती है, लेकिन वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए नहीं सिखाई जाती, क्योंकि मेडिकल साइंस इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती कि पूर्व जन्म जैसा भी कुछ होता है। वो आपको यदि कोई मानसिक समस्या है या आप किसी नशे से जुड़े हुए हैं या ऐसी कोई पुरानी याद है जो आपको दर्द दे रही है, इस तरह की अवस्था में एक तरह से माइंड की रीसेटिंग की जाती है और आपके जो फॉल्स बिलीव हैं, जो आपकी इस तरह के अननेसेसरी थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको डिलीट किया जाता है। वैसे भी ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में तो इस तरह की चीज़ों पर विश्वास भी नहीं किया जाता, पास्ट लाइफ को माना भी नहीं जाता। लेकिन कैरोल के साथ भी एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ। ये 1954 की बात है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे तो वो सम्मोहन का अभ्यास किया करते थे। शुरुआत में वो इस विधि का प्रयोग, क्योंकि साइकोलॉजी में ये सिखाया ही इसलिए जाता है कि किसी को किसी पुराने दर्द से राहत, मानसिक दर्द से एक्चुअली राहत दिलाने के लिए किया जाता है, तो वो शुरुआत में इसका प्रयोग इसीलिए करते थे कि लोगों को कोई दर्द है उससे उनको राहत मिले। लेकिन 1960 की दशक में उनके साथ एक अलग ही घटना घटी। उन्होंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है इसके ज़रिए कुछ प्रयोग करने की कोशिश करी। उनकी पत्नी डालोरस, उनको पीठ का दर्द रहता था, तो उनको उनके पीठ के दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने 10 मई 1970 को एक हिप्नोटिज्म का एक सत्र आयोजित किया अपनी पत्नी के साथ। यहाँ कुछ अजीब हुआ। अजीब ये हुआ कि जब वो सम्मोहन में थी तब कैरोल ने जब डायलोरस से पूछा कि अब तुम्हारी पीठ का दर्द कैसा है, क्योंकि उसी दर्द से राहत दिलाने के लिए ये आयोजित किया गया था, तो वहाँ से जवाब आया निन। निन का ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नहीं। उसके बाद 13 मई 1970 को जब उन्होंने एक बार फिर से अपनी बीवी को डालोरस को पीठ के दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए एक और सेशन किया, तो इस बार उनका जवाब आया, जब कि आप कौन है, तो जवाब आया इक बिन ग्रेट चेन। इसका मतलब होता है मैं ग्रेट चेन हूँ। ये वो जर्मन भाषा में बोल रही थी। खैर, इसी तरह के लगभग कुछ 10 सेशन हुए जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ लिए, लेकिन उन 10 सेशन में उनकी वाइफ किसी अलग भाषा में, जिसे शायद जर्मन भाषा वो नहीं समझ पाते होंगे, मैं बात करती थी। तो उसके बाद उन्होंने जर्मन भाषा के, जो उनको लगा कि शायद ये जर्मन भाषा है, तो जर्मन भाषा के जानकार के साथ ये सेशन आयोजित किए। और 23 अप्रैल 1971 को डालोरस को जब एक बार फिर से उसे सम्मोहित किया गया तो एक बार फिर से ग्रेट चैन प्रकट हुई, और इस बार ग्रेट चैन ने जर्मन के लगभग 40 शब्द बोले। अब 40 शब्द बोले तो उन्होंने कोई सेंटेंस तो बोला नहीं होगा, टुकड़े टुकड़ों में शब्द बोले होंगे। लेकिन उस सेशन के दौरान जो जर्मन भाषा के जानकार वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये जर्मन के ही शब्द बोल रही हैं, बड़ी अच्छी जर्मन बोल रही हैं। 40 जर्मन के शुद्ध शब्द उन्होंने बोले। यहाँ पर यह बात खास है कि डालोरस को जर्मन भाषा नहीं आती थी, ना समझ सकती थी, ना आती थी, ना उन्होंने कभी सीखी, ना उनके आसपास कोई बोलता है, ना उनका कोई मित्र था ऐसा जो जर्मन भाषा जानता हो। खैर, जब डॉक्टर यान स्टीवन्स ने इस केस के बारे में सुना, तो जैसा कि आपको पता है कि वो इस तरह के केस के विषय में अपना शोध कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने, जहाँ पर ये कैरोल और डालोरस ये दंपति रहा करते थे, माउंट ओराक, ओहायो, ये वहाँ गए 2 सितंबर 1971 को। क्योंकि जो स्टीवेंसन थे वो तो जर्मन भाषा जानते थे,
तो उन्होंने भी डालोरस के साथ जब एक सेशन हुआ तो उसमें भाग लिया और डालोरस से जर्मन भाषा में बात की, क्योंकि वो तो खुद तो जर्मन भाषा के जानकार हैं ही। यानी इस बार तो जो भाषा डालोरस बोल रही थी उसके लिए उन्हें किसी और की मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो खुद भी जर्मन भाषा के जानकार थे और समझ सकते थे कि डालोरस क्या बोल रही है। खैर, 25 मार्च 1974 को डालोरस वर्जीनिया में एक विश्वविद्यालय में, जहाँ इयान स्टीवंसन की प्रयोगशाला है, वहाँ पर आई और वहाँ पर डॉक्टर स्टीवंसन और उनकी एक सहयोगी थी एलिजाबेथ, उन दोनों ने जर्मन भाषा में ग्रेटचेन से बातचीत की। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, मैं कभी डालोरस बोल रही हूँ, कभी ग्रेटचेन बोल रही हूँ, ये एक ही महिला की बात हो रही है। खैर, अपनी इस रिसर्च के दौरान उन्होंने लगभग 19 सेशन लिए डालोरस के साथ और सारे सेशन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड किए। इन सेशंस के लगभग 346 पेज थे जो टाइप किए गए थे। ये सभी आपको अनलर्न लैंग्वेज उसमें मिल जाएंगे। आप शायद थोड़ा गूगल पे सर्च करेंगे तो इस बुक के बारे में आपको पता चल जाएगा। जब उसके जो 19-20 सेशन हुए थे, कुछ काफ़ी लंबे सेशन हुए थे, तो जब इन सेशंस के सारी जो डिटेल खंगाली गई तो इन सारे सेशंस में लगभग 237 जर्मन के शब्द बोले थे ग्रेटचेन ने। यहाँ पर यह बात है कि मुझे नहीं लगता ग्रेटचेन पूरे सेंटेंस बोलती थी, कुछ डिटेल में नहीं बोलती थी, शायद कुछ बहुत डिटेल में पूरी लाइन बोल सके ऐसा शायद वो नहीं बोलती थी। तो कुल उसने 237 शब्द बोले। यहाँ पर एक चीज़ और है कि 120 उनमें से 237 में से 120 शब्द ऐसे थे जो उन्होंने किसी के बोलने से पहले बोले थे। मीन्स अब जैसे एलिजाबेथ थी या डॉक्टर स्टीवंस थे, वो उनसे जर्मन भाषा में बात कर रहे थे, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों से पहले उन्होंने ये 120 बिल्कुल प्योर शब्द जर्मन के बोले थे। क्योंकि फिर ये भी कह सकता है कि जैसे वो बेहोशी किसी अवस्था में है तो वो नकल कर रही हैं, वो नकल नहीं कर रही थी। अगर वो नकल कर रही होती किसी के बोलने की, ये झूठा केस होता, तो वो जो 120 एकदम नए शब्द उन्होंने जर्मन के बोले वो नहीं वो बोल सकती थी। यहाँ पर ये चीज़ भी खास है कि बातचीत में वो जर्मन और अंग्रेज़ी दोनों समझ सकती थी। मतलब उससे अंग्रेज़ी में बात की जाती थी तो भी वो जर्मन में जवाब देती थी। इस तरह की एक स्थिति थी। उसके बाद स्टीवंसन ने 5 फरवरी 1974 को डालोरस का एक पॉलीग्राफी टेस्ट, या जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, वो करवाया और उस टेस्ट में भी डालोरस पास हो गई। अब ये ग्रेटचेन कौन थी? ग्रेटचेन जब डालोरस में प्रकट होती थी तो वो बहुत एक शिष्ट लड़की के रूप में बहुत विनम्रतापूर्वक प्रश्नों का जवाब दिया करती थी। और उसने अपना पूरा नाम भी बताया। उसने बताया कि उसका नाम है ग्रेटचेन गाटलिब, और ये भी बताया कि वो अपने पिता के साथ रहती थी और उसके पिता का नाम था हरमन। उसने कहा कि उसके पिता के जो बाल थे वो सफ़ेद थे और वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसने एक दृश्य ये भी एक्सप्लेन किया कि वो अपने पिता को घोड़े की सवारी करते हुए देख रही है और वो हंस रही है। और जब ग्रेटचेन 8 साल की थी तो उसकी माँ एरिका की मृत्यु हो गई थी, उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। आगे ग्रेटचेन ने बताया कि जो उसके पिता थे वो जर्मनी में एप्सवॉल्ड वहाँ रहा करते थे और वहाँ के मेयर थे। आगे उसने ये भी बताया कि वो बर्के सत्रास इस नाम की एक सड़क थी, वहाँ रहा करते थे। अब ये तो बड़ी एक पर्टिकुलर विशेष जानकारी उसने दे दी ना। जब इतनी कोई एक्यूरेट कोई एड्रेस तक बता देता है तो फिर उसके ऊपर रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं रह जाता। ग्रेटचेन ने एप्सवॉल्ड, इसे एक छोटे शहर के रूप में इसका वर्णन उसने किया। उसने कहा कि वहाँ एक बेकरी है, एक कसाई की दुकान है, एक चर्च है, एक कॉलेज है और शहर के बाहर एक जंगल है, एक नदी है। और उसने वर्म्स और विस्पादेन इन शहरों की भी बात की। मतलब वो जर्मनी की बात कर रही है, काफ़ी डिटेल में, बहुत डिटेल में एड्रेस तक बता रही है। एक एक चीज़ का उसने बता दिया कि जंगल भी है, नदी भी है, वहाँ चर्च भी है, कॉलेज भी है। इतनी सारी जानकारी के बाद इस चीज़ की सत्यता की जांच करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। आगे ग्रेटचेन ने बताया कि फ्राउ शिल्डर इस नाम की उनकी एक हाउसकीपर हुआ करती थी, जो खाना भी बनाया करती थी, घर की सफाई भी किया करती थी। उसने ये भी बताया कि जो फ्राउ शिल्डर थी वो अपने 4 बच्चों को लेकर गाडविल के घर आया करती थी और ग्रेटचेन उन बच्चों के साथ खेला करती थी।
उसने ये बताया कि वो उन बच्चों के साथ खेला करती थी और जो फ्राउ शिल्डर थी वो ज़्यादातर वक्त या तो रसोई में बिताती थी या अपने बच्चों की और ग्रेट चेन की देखभाल करने में बिताया करती थी। उसने ये भी बताया, उसने उसके चारों बच्चों के नाम बताए। ये भी बताया कि उसका जो सबसे छोटा बच्चा था वो 3 साल का था। ग्रेट चेन ने कहा कि वो कभी स्कूल नहीं गई थी और उस समय की लड़कियों के लिए ये मामूली बात थी कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाती थी, इसलिए वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। ग्रेट चेन रोमन कैथोलिक थी और उसे पता था कि जो पोप होता है वो चर्च का मुखिया होता है। वो प्रोटेस्टेंट सुधार की विरोधी थी और मार्टिन लूथर को एक परेशानी पैदा करने वाले इंसान के रूप में जानती थी। उसने अपने जो वाक्यों में कहा कि जो मार्टिन लूथर है वो एक विश्वासघाती है, इस तरीके से कुछ उसने कहा। लेकिन जब बूंदे शरत की बात की गई तो ग्रेट चेन ना बहुत ज़्यादा डर दिखाया करती थी। वो डर पागलपन की हद तक दिखाया करती थी। अब जो बूंदे शरत था ये जर्मनी का एक कैबिनेट था जो 1875 से लेके 1900 सदी तक उसने कार्य किया और उस वक्त वो बहुत शक्तिशाली था। और वो इसलिए क्योंकि उसे कानून भी बनने से पहले जो बिल होते थे उनको मंजूरी देनी होती थी। एक तरह से कानून सारे उनके हाथ में हो गए, बिना उनकी मंजूरी के पास नहीं होंगे। अब जब उसने बूंदे शरत के बारे में बताया ग्रेट चेन ने, तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ग्रेट चेन है वो जर्मनी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहती होगी, क्योंकि उसी वक्त बूंदे शरत अस्तित्व में था। आगे ग्रेट चेन ने बताया कि वो 16 साल की उम्र में मर गई थी। अच्छा देखिए, यहाँ पर जब हम शारदा और उत्तरा के केस का जिक्र कर रहे थे ना, तो शारदा को नहीं पता था कि वो मर गई है, लेकिन ग्रेट चेन को पता है कि वो मर चुकी है। ग्रेट चेन कह रही है कि जब वो 16 साल की थी उस वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ उसे सिर दर्द से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कोई उसको भयंकर बीमारी हुई थी। और जब वो ये बता रही थी तब उसने हाथ अपना सिर पे रखा हुआ था, ऐसे जैसे बहुत दर्द हो रही हो। अब ये चीज़ मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि पास्ट बर्थ के केस उसी अवस्था में याद रहते हैं जब उनके साथ दर्द जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ पास्ट बर्थ के नहीं, इस बर्थ के भी उसी अवस्था में याद रहते हैं जब उनके साथ दर्द जुड़ा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर भी देखिए, ग्रेट चेन सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी मृत्यु हुई, जो शायद ब्रेन हेमरेज जैसा उसे कुछ हुआ होगा, इसीलिए उसने अपने सिर पे हाथ रखा हुआ था और दर्द की शिकायत थी। तो ये मृत्यु के समय में ग्रेट चेन क्योंकि बहुत छोटी आयु में उसकी मृत्यु हो रही थी, जीवन को लेके बहुत सारी उम्मीदें होंगी, आशाएं होंगी, एक लंबा जीवन जीने की चाह होगी, अपने पिता को अकेला कैसे छोड़ दूँ, इस तरह का एक दर्द होगा। तो वो सब चीज़ें उसके साथ थी, यानी फीलिंग्स बहुत गहरी अटैच थी। इस वजह से ही ग्रेट चेन डालोरस में प्रकट हो रही थी। तो देखिए आप, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है, पिछली कड़ी में भी कही है, एक बार फिर दोहराती हूँ कि जब नेगेटिव घटनाओं के साथ फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं, उसी अवस्था में आपको चाहे पास्ट बर्थ की हो चाहे इस बर्थ की हो, घटनाएं याद रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास थी, इस पर गौर कीजिए कि जब वो डॉक्टर स्टीवेंसन से या एलिजाबेथ से बात करती थी ना उन सेशन के दौरान, तो वो इस तरीके से शो करती थी, ऐसा उसको प्रतीत होता था कि वो एक सड़क पर है और वो कोई इंटरव्यू उसका ले रहा है और वो बातचीत उसके साथ कर रही है। तो वो एक डर सा शो किया करती थी और ऐसा कहा करती थी कि प्लीज़ ये जो आपका इंटरव्यू है इसे जल्दी ख़त्म कीजिए, क्योंकि उसे घर जाना है। यदि घर में उसके पिता को पता चल गया कि वो अजनबी लोगों के साथ बातें कर रही है तो वो परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, दोनों व्यक्ति तो हावी हैं, वो बात तो डालोरस कर रही है ना स्टीवेंसन के साथ, लेकिन डालोरस को लग रहा है कि ग्रेट चेन, पास्ट बर्थ की ग्रेट चेन बात कर रही है, और दोनों परिस्थितियों को उसने जोड़ दिया। यानी मैं अजनबियों के साथ बात कर रही हूँ और मेरे पिता घर में अकेले हैं, वो इस बात से नाराज़ होंगे कि मैं अजनबियों के साथ बात कर रही हूँ। प्रेजेंट की डालोरस जो कर रही थी स्टीवेंसन के साथ इंटरव्यू सम्मोहन सत्र में, उसको पास्ट की ग्रेट चेन ने अपनी परिस्थितियों से जोड़ लिया। दोनों व्यक्ति तो कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में उलझते रहे हैं। जब इस तरह की कुछ चीज़ आती है सामने, तो एक चीज़ और भी समझ में आती है कि अगर कोई घटना जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, पास्ट बर्थ से कनेक्टेड है, तो वो काफ़ी एक शिद्दत के साथ आपको याद रहती है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये सारी बात तो आप साइड में रखिए, ये तो बहुत बड़े बात हो गई ना कि किसी को अपना पास्ट बर्थ याद है, इस तरीके से उसका पास्ट बर्थ उसके आज पर इफेक्ट डाल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप एक सामान्य सी स्थिति में आ जाइए, अपने आप को देखिए,
अपने बचपन को देखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए। बहुत दूर, बहुत लंबी कोई यात्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। पास्ट बर्थ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अपने आप को बचपन से चेक करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ एक चीज़ें थी जो आपके वातावरण में नहीं थी। आपके माँ बाप ने आपको नहीं दी, आपके दोस्तों ने आपको नहीं दी, आपके समाज ने आपको नहीं सिखाई, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ में पारंगत हैं, या उस चीज़ की पारंगत नहीं भी हैं, लेकिन उस चीज़ की नॉलेज रखते हैं बिना किसी के सिखाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे डर भी होंगे जो किसी ने आपके अंदर नहीं डाले, जो किसी ने आपको नहीं सिखाए, लेकिन फिर भी आपके अंदर है। बहुत सारी जानकारियाँ भी ऐसे हो सकती हैं, बहुत सारे गुण भी ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे डर भी ऐसे हो सकते हैं, जो बिना किसी व्यक्ति के या इन्वायरमेंट के आपको सिखाए हुए आपके अंदर आए हैं। इसी से समझ जाइए कि इतनी शिद्दत के साथ तो नहीं, जैसे कि ग्रेट चैन का या शारदा का केस है, इतनी शिद्दत के साथ नहीं, लेकिन थोड़े कम असर के साथ आपकी लाइफ पर भी आपका पूर्व जन्म असर डाल रहा है। अब बहुत बड़ी बात तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा, लेकिन अगर आप अपने जीवन को खंगालेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पास्ट बर्थ से लेकर इस बर्थ में आए हैं। क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो पास्ट बर्थ से आई हुई होती हैं, चाहे गुण हो या इसके विपरीत, जो कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे इसके विपरीत हो, असर बहुत डालती हैं आपकी लाइफ पर। उसी से समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन सी चीज़ है जो पास्ट बर्थ से आई है, और अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, उसे और ग्रो कीजिए और आगे बढ़िए, अपने गुण को निखारिए। और अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो अपने आप को समझाइए, अपने मन को खंगालिए और उसको बताइए कि ये पास्ट बर्थ की चीज़ थी, ये ख़त्म हुई, आज ये अपना वजूद खो चुकी है, आज ये वजूद में नहीं है। ये समझाकर जीवन में आगे बढ़िए ताकि आप हर डर से मुक्त होकर एक खूबसूरत, सुंदर, खुशगवार जीवन जी सकें। इस चैनल पर जिस तरह की जानकारी प्रस्तुत की जाती है, यहाँ तो बहुत सरल भाषा में बात की जाती है, लेकिन मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर इसी तरह की जानकारी प्रस्तुत की जाती है, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल है समझने में, थोड़ी ज़्यादा डीप है। अगर आप इसी तरह की जानकारी को जानने के इच्छुक हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक दिया गया है। आप एक बार उस चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आपको इसी तरह की जानकारी लेकिन थोड़ी गहराई में जानने की इच्छा है तो आप वहाँ जाकर इस तरह की जानकारी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। डॉक्टर यान की लिखी हुई एक पुस्तक है